जी बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर, आ रही है। Okay, so we are talking about unstructured and structured interviews. तो हमने कहा कि अगर आपका जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरह से एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, या डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे किसी भी फिनोमिना पे। तो आपकी जो इट वुड बी फ्लेक्सिबल बट यू वुड गेट डिफरेंट आंसर्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही डिफरेंट होंगे, आप डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे उनको जो क्वेश्चंस हैं। तो हर एक कुछ बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, किसी को किसी और तरह से करेंगे, तो आपके पास जो डाटा आएगा इट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म। इफ़ यू हैव structured interview, then the question they would be predetermined, their structure, कि आपने क्वेश्चन की जो सेंटेंस है, जो उसका कंटेंट है, वो एग्जैक्टली हर एक पर्सन से वही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू आस्क फ्रॉम कपल्स how many children they have, then we will ask every couple the same question, और उसके एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है किसी इंटरव्यू में, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर आस्किंग देयर नेम, देयर ईयर ऑफ मैरिज and their ethnicity, for example, then we have to ask this question. Then we'll ask this question at the same uh, time from every couple. हम हर एक से, for example, if it is fourth question, then it would be fourth question from every person. So there would be स्ट्रक्चर्ड कंटेंट्स, और स्ट्रक्चर्ड जो स्ट्रक्चर है वो होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। क्वेश्चंस आर प्री डिटर्मिन्ड, देयर वर्डिंग, देयर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, देयर एक्सप्लेनेशन, इट वुड बी same for everybody. So there would be answer that would be same, similar, they would be uniform type of information. तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि अपनी एज आप ईयर में बताएं, तो वो आपको बताए, हर कोई आपको बताएगा कि किसी की एज जो है वो 30 है, किसी की 23 है, तो वो इस तरह से बताएगा। तो अगर आप जो है वो उससे किसी और तरह से पूछेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्किंग दैट हाउ मैनी मंथ्स दे आर एजेड, तो अगर मंथ्स कैलकुलेट करके वो आपको बताएं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो आपने हर एक से एक ही, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि एज राउंड ऑफ करके आपने बतानी है कि ईयर्स में कितनी एज है, तो वो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि एग्जैक्ट एज आपने बतानी है, हाउ मैनी ईयर, मंथ्स और डेज, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो आपने स्ट्रक्चर्ड में हर एक से एक जैसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। देन वी हैव क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर्स आर रिटन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आप बनाएंगे,
Then the respondent, they read question and then they record answers. So for this the question they should be easy, they should be clear, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हैं. In case of interviews you are over there to explain the questions. तो यहाँ पे आप नहीं हैं, you have distributed your questionnaire, आपने उनको instructions भी दे दी हैं या आपने क्वेश्चनर मेल कर दिया है. तो अब जो रिस्पोंडेंट है उसने जस्ट उन कंटेंट्स को, वर्ड्स को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको आंसर करना है. तो अगर वो इजी नहीं होगा, एम्बिगुअस होंगे, कोई कंफ्यूजन होगी, तो वो क्लियर नहीं कर सकते. सो दे वुड आंसर एज दे वुड परसीव इट. तो आपने इसको इजी बनाना है ताकि हर एक के लिए क्लियर हो कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं. तो क्वेश्चन जो है दे शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे शुड बी क्लियर. Then font type or style, it should be appropriate. For example, if you are asking from older person, elderly, आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो font type और style उसका ऐसा होना चाहिए कि वो उसको पढ़ भी सके, उसको वो रिस्पॉन्ड कर सके. इसी तरह से अगर जो है वो लाइक इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पॉपुलेशन. कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस तरह से लाइक द स्पेशल पर्सन, उनके लिए आपको अलग से जो है वो क्वेश्चनर उस तरह का बनाना पड़ेगा. देन द सीक्वेंस शुड बी सच दैट इट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द रिस्पोंडेंट. अगर ऐसे सीक्वेंस होगा कि वो अपना इंटरेस्ट लूज कर दे तो वो आपको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. इसी तरह से जो क्वेश्चनर है अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, 8-10 पेजेस होंगे, तो रिस्पोंडेंट जो है, पहली बात है वो आपका क्वेश्चनर देख के एग्री ही नहीं करेंगे कि इतना लंबा क्वेश्चनर कौन फिल करे. आपकी रिसर्च में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, उन्हें क्या इंटरेस्ट हो सकता है. तो आपका क्वेश्चनर जो है वो विजिबली भी शॉर्ट होना चाहिए, 1-2 पेजेस. और फिर उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं दे शुड बी शॉर्ट क्वेश्चन, दे शुड बी ओनली अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. आप उनसे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं है वो आप नहीं पूछेंगे. हम देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन होगी जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होती है, आप कैसे डिटरमिन करेंगे. देन the questionnaires, they could be administrated by mailed, surface mail से आप कर सकते हैं, email से कर सकते हैं. but for this we need addresses, we need covering letter. because covering letter क्यों चाहिए, एड्रेसेस तो चाहिए, लाइक ईमेल एड्रेसेस हमें चाहिए हो सकते हैं, हमें सरफेस मेल जो पोस्टल एड्रेसेस हैं वो चाहिए हो सकते हैं अगर हम उनको हार्ड कॉपी भेज रहे हैं. तो ज़ाहिर है ये आपको अरेंज करने पड़ेंगे. कवरिंग लेटर आपको लगाना इसलिए ज़रूरी है, जहाँ पे भी आप सीवी भेजते हैं कहीं जॉब के लिए, आपको बताया होता है कि आप सीवी ड्रॉप कर दें. तो आप लोगों में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जस्ट सीवी भेज देते हैं और ये भी नहीं बताते कि आपने किस जॉब के लिए ये सीवी लिखी है, आपने भेजी है उनको. तो आपको हर सीवी के साथ एक कवरिंग लेटर लगाना चाहिए जो जिसमें मेंशन हो, जैसे आपकी एप्लीकेशन होती है कि आपने इस जॉब के लिए एडवर्टाइज़ किया है, आपने सीवीज मांगे हैं, तो मैं अपना सीवी जो है वो इस कवरिंग लेटर के साथ अटैच करके भेजना. ठीक है. सो यू Okay, हैव. sir. उसी तरह से आपका जो क्वेश्चनर है अगर आप मेल करेंगे तो किसी को क्या पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने जस्ट क्वेश्चनर भेज दिया. ठीक है. उनको नहीं पता होगा कि किस क्वेश्चन में आप क्या पूछना चाह रहे हैं. तो एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इस कवरिंग लेटर के अंदर लिख सकते हैं कि हम ये स्टडी करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, हम इससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका एडवांटेज क्या होगा, कैसे किसी डिजीज़ को क्योर मैनेज ट्रीट करने में हेल्प होगी, उसका रेट फाइंड आउट करने में हेल्प होगी. ठीक है. और कौन से क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जा सकता है, उसका मतलब क्या है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं. सो वी कैन क्लियर ऑल दीज थिंग्स. अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो वापस कैसे किससे कांटेक्ट कर सकता है, कौन पर्सन इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा है, ये सारी, कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आपने कवरिंग लेटर में लिखनी होती है. क्योंकि जो फेस टू फेस क्वेश्चनर हैं या इंटरव्यूज़ हैं उनके अंदर आप, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू लिया तो फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है, आप वहाँ पे मौजूद होंगे. अगर रिस्पोंडेंट क्वेश्चन करता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आपने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लाइक इन अ क्लास, इन अ स्कूल, इन अ सिनेमा, इन अ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे इन पार्क आप वहाँ पे होंगे क्योंकि आपने कलेक्ट बैक करने हैं क्वेश्चनर. तो अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें क्या कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो आपसे पूछ सकता है.
आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं वहीं पे इकट्ठे करके, लाइक इन अ स्कूल आप क्लास में लोग इकट्ठे हैं, आप उनको एक लेक्चर देंगे कि इस क्वेश्चनर का मकसद क्या है, हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, किस क्वेश्चन में क्या हम पूछने जा रहे हैं। तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी को इशू होगा तो वो आपसे पूछ लेगा। लेकिन जब आपने क्वेश्चनर मेल करने हैं तो उस केस में आप वहाँ पे नहीं होंगे, आप उनको आंसर नहीं कर सकते, वो आपसे पूछ नहीं सकते। सो वी हैव टू राइट अ कवरिंग लेटर। देन the questionnaire should be clear, should be easy, but there would be low response rate. In case of mailed questionnaire, there is always low response rate. जिसको भी आप questionnaire भेजेंगे तो वो आपको उसके साथ आपको एक जो है एनवेलप लिखना भेजना चाहिए, जिसके ऊपर टिकट होना चाहिए, जिसके ऊपर जो है वो एड्रेस आपका लिखा हुआ होना चाहिए, जिस पे आपको रिसीव हो। इसके बावजूद भी अगर आप एनवेलप भेज देते हैं, उसके साथ आप पोस्टल चार्जेस या आप उसके साथ जो है वो टिकट भी भेज देते हैं, आप इवन एनवेलप भेजते हैं जिसके ऊपर आपने एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और वापस भेजेंगे। वो किसी को क्या पड़ी है कि वो आपको वापस भेजे। तो इन केस ऑफ मेल क्वेश्चनर देयर इज ऑलवेज लो रिस्पॉन्स रेट दैन दी फेस टू फेस जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन देयर शुड इट शुड बी इंटरेक्टिव। लोग जो है वो उसके साथ जो है वो मीन बोर ना हो उससे, उन्हें उसमें इंटरेस्ट रहे। अच्छा, इंटरव्यू वर्सेस क्वेश्चनियर, विच वन इज द एडवांटेजेस। एक जो है वो पॉइंट है, दैट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो इन केस ऑफ क्वेश्चनियर वी कैन आस्क सेंसिटिव क्वेश्चंस like on the religion, on the like sexual health। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वी कैन नॉट आस्क डायरेक्टली, या फिर लोग शायद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगर हम इंटरव्यू करेंगे लोगों से इन मैटर्स पे, तो लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम उनसे इस तरह के क्वेश्चन खुद से भी जो रिसर्चर है दे कैन नॉट आस्क। so most of the time they ask through questionnaire। so nature of investigation, it determines whether you will take interview or you will distribute questionnaire। then geographical distribution, if your population is scattered, it is not accessible, हर एक पर्सन जो है वो accessible नहीं है, तो आप उनको जो है वो इंटरव्यू नहीं कर सकते। देन यू हैव टू सेंड, आप फेस टू फेस उनके साथ जो है नहीं आ सकते। देन यू हैव टू सेंड देम क्वेश्चनियर, तो वो उसको जो है वो सॉल्व करके उसको फिल करके आपको भेज देंगे। देन टाइप ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, इफ़ योर population is illiterate, they cannot fill questionnaire, they are very young, like children, they are elderly, they are handicapped, they cannot fill questionnaire, so we'll ask question from them, we'll take their interview। so it depends on type of investigation or nature of investigation, geographical distribution or type of study population, whether they are able to answer question in interview or in a questionnaire। तो उस बेसिस पे हम जो है वो डिटरमिन करते हैं कि हमें कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन वी कैन नॉट टेक इंटरव्यूज डायरेक्टली। इन केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अगर आप पूरा पिंडी डिवीजन, आप पूरा पाकिस्तान की कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पीपल दे आर स्कैटर्ड, वी कैन नॉट ब्रिंग देम फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू, तो आप उनको जो है वो क्वेश्चनियर भेज देंगे। इसी तरह से अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है और वो जो है वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, किसी भी वजह से हैंडीकैप है, एल्डरली है, तो आप उनको जो है वो इंटरव्यू कर लेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पॉपुलेशन। देन एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर, क्वेश्चनियर जो है वो उसके एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू द इंटरव्यू। they are inexpensive with reference to time, human and financial resources। ये सारी चीज़ें बहुत कम चाहिए होंगी। टाइम, बिकॉज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनियर, देन यू हैव टू सेंड इट टू योर रिस्पोंडेंट, और उन्होंने जो है वो, तो ह्यूमन रिसोर्स भी कम चाहिए है। ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन हमें बाउंड करना पड़ेगा जो इंटरव्यूज़ ले, जैसे इंटरव्यू के केस में होगा। इसी तरह से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज़ाहिर है अगर आपने इंटरव्यू लेना है देन यू हैव टू have
either you have to travel or the person who is respondent have to travel, तो आप केस में एक्सपेंसिव हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो पे आप रिकॉर्ड करेंगे उसके हो सकते हैं। तो क्वेश्चनर के फॉर्म में क्वेश्चनर में इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। देन दी इंटरव्यूज दे आर नॉट एनोनिमस, उसमें आपको क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो क्वेश्चनर के केस में इंटरव्यूज जो है सॉरी क्वेश्चन जो है दे कुड बी एनोनिमस। आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उनको इवन बता सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चनर बनाया होगा, आप लोग भी जो अभी क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें आप उनका नाम नहीं लिखेंगे, उनका एड्रेस नहीं लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर आप लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इट वुड रिमेन एनोनिमस। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आप जब डाटा कलेक्ट कर चुकेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चनर किसने फिल किया। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट क्वेश्चनर कि आपके जो पॉपुलेशन है वो इजीली रिस्पॉन्ड करती है इसलिए कि एनोनिमस है, और इसके अलावा उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता बिकॉज इट इज़ एनोनिमस, आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर, इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। हम सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं जो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आपके केस में इस तरह का इशू ऐसे आएगा कि कुछ लोग, आप लोगों ने अगर इंग्लिश में क्वेश्चनर बनाए तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी या उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं आता होगा, ठीक है। तो फिर हम उस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इवन देन the population that is only literate would respond to our questionnaire। हम जो illiterate होंगे उनसे हम क्वेश्चनर फिल नहीं करवा सकते। वी हैव टू आस्क क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। देन लो रिस्पॉन्स रेट, वही है कि क्वेश्चनर ज़ाहिर है फिल करना फिर उसको वापस करना, चाहे आप फेस टू फेस उनसे उसी वक्त करवा रहे हो तो भी जिसको आप इंटरव्यूअर असिस्टेड क्वेश्चनर कहते हैं कि जो क्वेश्चनर फिल करवा रहा है पर्सन वो उधर ही होता है, वो उनको गाइड भी कर रहा होता है। इसके बावजूद रिस्पांस रेट लो आता है बिकॉज ज़ाहिर है लोग जो हैं उनको क्या है कि वो आपके लिए जो है 15-20 मिनट निकालें। फिर देन सेल्फ सेलेक्टिंग बायस, इसमें ये है कि कुछ लोग आपको रिटर्न कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो उसमें ये है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको रिटर्न किया उनमें डिजीज़ हो, या जिन्होंने नहीं रिटर्न किया उनमें कोई इशू हो, बिहेवियर का इशू हो, कोई डिजीज़ हो, तो आपको वो एग्जैक्ट जो है वो सिचुएशन पता नहीं चलती। देन it is it lacks clarification. So most of the time when you distribute questionnaire, you would not explain each and every question. In case of interview जब आप हर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो अगर कोई आपसे पूछता है या आप खुद ही एक्सप्लेन कर रहे देते हैं कि मेरा मतलब ये है कि आप इस बात का जवाब दें, तो इस केस में जो क्वेश्चनर के केस में आपने जस्ट लिख दिया और रिस्पोंडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसको समझ नहीं भी आता तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगता, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप होते भी नहीं है वहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए। देन स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर आप इंटरव्यू से में किसी से कोई क्वेश्चन पूछे तो वो अब्रुप्टली स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता। इन केस ऑफ क्वेश्चनियर द पीपल दे हैव टाइम टू थिंक अबाउट, वो पहले सोचते हैं कि हम जो इसका आंसर कर रहे हैं उसका मतलब क्या है और उससे हमारी लाइफ पे हमारे जो सेहत है उस पर क्या असर हो सकता है, तो वो उसको चेंज कर देते, दे वुड चेंज देयर बिहेवियर। इन केस ऑफ इंटरव्यूज दे वुड गिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दे कैन नॉट चेंज इट। आपने देखा कि बहुत सारे जो टीवी पे इंटरव्यूज आ रहे होते हैं उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं जिनके इंटरव्यू हो रहे होते हैं वो वहाँ पे कुछ बोल जाते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हमारे जो आंसर था उसको इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया है, हमारा कहने का मतलब नहीं ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त वो क्योंकि सोच नहीं सके थे तो उन्होंने एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन दी जो सच था, तो वो बाद में जब सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। तो इंटरव्यू के केस में आप जो है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चनियर दे वुड थिंक एंड दे वुड चेंज देयर रिस्पॉन्स।
अच्छा, इसमें एक और जो इशू है क्वेश्चनर में, रिस्पॉन्स टू वन क्वेश्चन इन्फ्लुएंस द अदर। आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया, अगले का जब आंसर करने लगे तो पिछले के बारे में सोचा कि उसमें हमने ये रिस्पॉन्ड किया था, तो नेक्स्ट में आप जो है वो उसको चेंज कर देते हैं। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप चेंज कर देते हैं क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में कुछ और आंसर किया होता है। इसी तरह से कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चनर, हमारा एक प्रोग्राम है कि हम आपसे जो है वो हर सेमेस्टर के एंड पे जो है वो आपसे फॉर्म फिल करवाते थे पहले। अब तो शायद आपके ऑनलाइन फिल होते हैं। इससे पहले जो था वो जो फीडबैक होता था वो हार्ड परफॉर्मा होते थे। तो उसमें यही होता था कि लोग एक दूसरे से पूछने की कोशिश करते थे, हालांकि वो एक फीडबैक होता था जस्ट, तो कंसल्ट करते थे एक दूसरे से। तो अगर आपने किसी ग्रुप के अंदर क्वेश्चनियर को इम्प्लीमेंट किया है तो लोग एक दूसरे से पूछेंगे, टू इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। इंटरव्यू के केस में इस तरह की कोई जो है वो कंसल्टेशन का चांसेस नहीं होते। देन there could be no supplementation in case of questionnaire. For example, in case of interviews, you will see the person, आप उसका देखते हैं कि उसको एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, स्टटरिंग होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको पता चलता है कि इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल और नॉट रिलायबल, ठीक है। इन केस ऑफ क्वेश्चनियर आपके पास ये जो सप्लीमेंटेशन ऑब्जर्वेशन हैं ये आपके पास जो है वो नहीं आती, ठीक है। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर। Now, disadvantages of interview, they are actually advantages of questionnaire. So the interview is expensive with reference to time, human and financial resources. आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आपको एक पर्सन से इंटरव्यू लेने के लिए क्वेश्चनर तो आपने किसी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके पास कम टाइम के अंदर वो फिल होके आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी क्लास के इंटरव्यूज़ लेने हैं, मैं आपको कहता हूँ असाइनमेंट बना दें, तो आप जो है वो मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने आपको कह दिया कि असाइनमेंट बनाएं और फ़लाँ दिन मुझे दे दें रिटर्न, तो ये मेरा कम टाइम लगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है हर एक पर्सन ने, इट वुड टेक मोर टाइम। तो सेम इज़ द केस फॉर इंटरव्यू के जो रिसर्चर है इट वुड गेट बाउंड, एक पर्सन जो है वो बाउंड हो जाएगा जिसने टाइम देना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, वी हैव टू पे द इंटरव्यूअर और वी हैव टू आवर सेल्फ टेक पे अबाउट दैट इंटरव्यू। तो इसी तरह से जो ट्रैवलिंग है उसका एक्सपेंसेस हो सकते हैं और बहुत सारे। सो क्वालिटी ऑफ डाटा इन केस ऑफ इंटरव्यू इट वुड बी dependent on quality of interaction. For example, if my interaction is not good with one of your fellows, तो मैं उससे जो क्वेश्चन पूछूंगा वो उस तरह से आंसर नहीं कर सकेगा क्योंकि हमारा आपस में रिलेशन उस तरह का नहीं बना, ठीक है। तो इंटरव्यूअर अगर तो किसी जो इंटरव्यू है उसके साथ उसका इंटरेक्शन प्रॉपर हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर उसके पास इंफॉर्मेशन जो है वो बेटर आएगी। लेकिन अगर उनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो, आपने देखा होगा कभी टीवी पे कि इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं रिस्पोंडेंट, वो इसीलिए कि उनका इंटरेक्शन इस तरह का होता है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं आ सकती, उसकी क्वालिटी जो है वो compromise होती है। देन इंटरव्यूअर्स स्किल्स आर आल्सो दे आल्सो डिटरमिन क्वालिटी ऑफ डाटा। कि अगर कुछ सेम पर्सन से कुछ इंटरव्यूअर्स बहुत अच्छे आंसर ले लेते हैं, दूसरों को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर स्किल्स के वो कैसे जो है वो, तो ये जो है ये भी ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ डाटा इस पर भी डिपेंड करता है। देन एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यूअर, कमिटमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है वो डाटा की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है। देन देयर कुड बी पर्सनल और रिसर्चर बायस। अगर रिसर्चर जो है वो डिफरेंटली एक्सप्लेन करता है क्वेश्चंस को, तो डाटा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, और उसको जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, डाटा को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, उससे कोई ट्रेंड शो करने की कोशिश करेंगे, तो देन देयर वुड बी डिफ़िकल्टीज और डाटा की जो क्वालिटी है वो compromise होगी। So these are the disadvantages of interview. Then we have determined that we, सर वन टाइम इंटरेक्शन से ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं होगा? क्या हुआ?
सर जो इंटरव्यू है उसमें अगर हम कहते हैं वन टाइम इंटरेक्शन होती है तो उस केस में ट्रस्ट तो नहीं बिल्ड होता ना इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में? ट्रस्ट बिल्ड, सर ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी तो वो ओपनली आंसर करेगा हाँ ट्रस्ट इजीली। बिल्ड करने के लिए वही है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम ही अगर उनका इंटरेक्शन है तो आपका कुछ लोगों के साथ पहली दफ़ा ही बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता। ठीक है, अगर इंटरव्यूअर्स की स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हैं, तो पहले उसको जो रिस्पोंडेंट है उसको वो कंफर्ट करेगा, उसको जो है वो इजी करेगा, उसके बाद उससे जो है वो आप क्वेश्चन करेगा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पे वो फ्लेयर अप हो जाए। क्वेश्चन, वे ऑफ क्वेश्चनिंग, कंटेंट ऑफ क्वेश्चन जो है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किसी वजह से भी हो सकता है, किसी पर्सन के साथ किसी का इंटरेक्शन जो है रिस्पोंडेंट का इंटरेक्शन ठीक ना हो या किसी के साथ हो जाए। ठीक है, इट ऑल is in the form of for compromising quality of data। ये जो सारा होगा चाहे वो इंटरेक्शन पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, ये इस पे डिपेंड करता है कि डाटा जो है वो किस तरह का मिलेगा। हो सकता है कि आपका ट्रंकेटेड हो, फॉर एग्जांपल वो आधा इंटरव्यू छोड़ के भाग जाए। ठीक है, या वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर प्रॉपर ना करे, तो आप ज़ाहिर किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। यू वुड टेक इंटरव्यूज और फिल क्वेश्चनियर बाय हैविंग अ कंसेंट। आपने उनसे वर्बल या रिटन कंसेंट लेना है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप कहीं पे रा फॉर्म में उनके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ किसी भी रिकग्नाइजेबल फॉर्म में आप उसको शेयर नहीं करेंगे। यू हैव टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिस्पोंडेंट, तो उसके बाद आप कुछ जो है वो डाटा आप शो करेंगे। तो ये कॉन्सेंट तो आपने पहले ही लेना है। अगर आपको कोई कहता है कि मैंने आपका क्वेश्चनर फिल नहीं करना, तो आप उनको यस सर। फोर्स नहीं कर सकते। इसी तरह कोई कहता है मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है कोई पर्सन इंटरव्यू के अंदर आके उसके बाद वो आपको कहे कि मैंने नहीं करना, जब वो उसके कंटेंट्स देखे। या इसी तरह क्वेश्चनर हो सकता है कुछ लोग ले लें लेकिन वो कहे कि हमने नहीं फिल करना, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप फोर्सफुली करेंगे तो इवन देन इट वुड डिस्ट्रॉय क्वालिटी ऑफ डाटा। आपके रिस्पॉन्स पास, नहीं होगा। हाँ वो रिस्पॉन्स ओके सर। ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू गो टू वर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चनियर। हमने क्वेश्चनियर जो है वो बनाना कैसे है, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि इफ़ वी आर गोइंग टू मेल क्वेश्चनियर, या फिर आपने क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आपने वहाँ पे नहीं होना है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ लार्ज पार्क, आप उसके डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट अ कवरिंग लेटर। आपने एक कवरिंग लेटर लिखना है। कवरिंग लेटर क्या होगा? यू हैव टू राइट योर एंड योर इंस्टीट्यूट नेम। आपने उसका नाम अपना और उनका नाम लिखना है, अपने जो इंट्रोडक्शन है वो लिखना है थोड़ा सा कि हम जो है वो कौन है, और एड्रेसेस अगर वो कांटेक्ट करना चाहें। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, 2 to 3 सेंटेंसेस आपने ये लिखने हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना अपने सिनॉप्सिस में, उन्हीं को आपने, या आपका जो रैशनल है कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। Then explain relevance of the study, why that subject or person is relevant to your study। आपके सैंपल से वो क्यों मिलता जुलता है, उससे आप क्यों इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी और पर्सन से आपने क्यों नहीं ली, उसी को क्यों सिलेक्ट किया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव सिलेक्टेड स्कूल बॉयज़, तो आप उन्हें बताएंगे कि आपकी स्टडी का पर्पज़ ये है कि हमने स्कूल बॉयज़ के ऊपर काम करना है। लाइक अगर कोई आप जो पेंटर्स हैं उन पे कर रहे हैं, जो पेंट जॉब्स करते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि आपने इसलिए आप उनसे कर रहे हैं क्योंकि वो पेंट का काम करते हैं, तो आप उनसे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन यू हैव टू गिव जनरल इंस्ट्रक्शंस, कि आप उन्हें बताते हैं कि ये जो क्वेश्चनर है इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, देन यू हैव टू लाइक अगर आपने कोई स्केल बनाया हुआ है कि 1 2 3 4 5 आप वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो 1 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब क्या है, 3, और फिर इसका ओवरऑल जो है वो कैसे हम कंपाइल करेंगे और कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन यूज़फुल होगी। ये सारी बातें आप उनको जनरल इंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उन्हें कहते हैं कि अगर उन्हें किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो उसको वो छोड़ दें, या उसको कंपलसरी है कि रिस्पॉन्ड करें, तो ये सारी बातें आप, या उसमें
नॉट एप्लीकेबल लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप उनको जनरल इंस्ट्रक्शन में उन्हें बताते हैं कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इनमें से जो है वो कितने जो हैं वो डेमोग्राफिक हैं, कितने जो है वो स्पेसिफिक टू डिजीज़ हैं या कोई भी जो, वो सारी जनरल इंस्ट्रक्शन आप उसमें लिखेंगे। देन यू हैव टू गेट देयर विलिंगनेस, आइदर दे आर विलिंग और नॉट, और इसमें आप उन्हें जो है वो एश्योर करेंगे दैट देयर डाटा वुड बी एनोनिमस, यू आर नॉट गोइंग टू टेक देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स, देयर एड्रेसेस, देयर नेम्स, आप सिर्फ जो है वो एनोनिमस किस्म की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन इन रॉ फॉर्म टू एनी पर्सन, एनी इंस्टीट्यूट, आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और देन यू हैव टू गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर, रिटर्न एड्रेस एंड डेट, आप उन्हें बताएंगे कि कब तक वो आपको वापस भेजें और किस एड्रेस पे भेजें। और देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ थैंकिंग स्टेटमेंट, आप उनको थैंक करेंगे in order to because they have filled your questionnaire, तो उन्होंने टाइम निकाला अपने लिए, आपको पता है टाइम जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी, तो आप ये एक कवरिंग लेटर जो है वो लिखते हैं, ठीक हो गया। देन वी हैव टू गो टूवर्ड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे देन वी हैव इन क्वेश्चनियर we have two type of question, they could be open ended questionnaire question, they could be close ended question. If you have given possible response, then they are called as closed ended questions, and if you have given the open response, or you have not given any possible response, then it is called as open ended questionnaire question। ये क्या होते हैं, ओपन एंडेड। इसका मतलब क्या होगा? सर लाइक अगर कुछ क्वेश्चनर्स में क्लोज एंडेड आंसर्स करने का कहा गया, यस और नो में आंसर करने का कहा गया है, यस, तो ज्यादातर लोग उसी में आंसर करेंगे तो पॉसिबल रिस्पांस भी ज्यादा होगा। अच्छा, अभी हम उस तरफ नहीं गए ना, अभी हम ये देख रहे हैं कि ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू आस्क अ पर्सन जेंडर, ठीक है, तो आपने उसे जेंडर पूछना है, आगे आपने लाइन दे दी है द पर्सन हैज़ टू राइट मेल फीमेल और एनी जेंडर, लिखने के ठीक लिए। है, लिखने के लिए उस पर वो कुछ भी लिख सकता है जो उसको उसका जेंडर है, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने लिखा है जेंडर और आगे आपने मेल और फीमेल का आपने ऑप्शन दे दिया है, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब उसके पास अगर उसका क्लोज एंडेड। जेंडर मेल फीमेल नहीं है तो वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है, हैज़ टू चूज़ दीज टू ऑप्शन, इनमें से ही कोई एक ऑप्शन उसने चूज़ करना है, ठीक है। तो इट मीन अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं लाइक फॉर एग्जांपल वी आर आस्किंग एज, ठीक है, एज पूछते हैं हम, आगे हम ओपन छोड़ देते हैं, तो कोई पर्सन लिखेगा कि उसकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स, हाउ मैनी मंथ एंड डेज, तो अगर हम जो है वो उसको ऑप्शन दे देते हैं कि उसकी एज जो है वो 10 ईयर्स है, 20 ईयर है, 30 ईयर है, 40 ईयर है, तो इसमें से उसने चूज़ करना होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। सो वी यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन सम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आपसे अगर ये पूछें कि आपका जो रिसर्च प्लानिंग का कोर्स था उसमें आपको क्या इश्यूज हैं, ठीक है, ओपन एंडेड हम पूछें कि आपको क्या इश्यूज हैं, तो आप लोग उस पे और स्पेस। सफ़े के सफ़े भर देंगे, ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम उसको कैटेगरीज दे दें कि आपको इसमें जो है वो इशू ये था ऑनलाइन क्लास थी, ठीक है, या इशू ये था इंस्ट्रक्टर ठीक नहीं था, या इशू ये था कि क्लास की टाइमिंग ठीक नहीं थी, तो अब आप इसको टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में से 80% लोगों ने किया कि इंस्ट्रक्टर ठीक नहीं था, तो देन वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन डायरेक्टली, हमें पता चल जाएगा कि 80% लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन इनकी करेक्ट होगी। लेकिन अगर आप वो क्लोज पेजेस एंडेड। जो आपने फिल किए हुए होंगे, स्टोरीज लिखी होंगी,
उनको आपको करना मुश्किल होगा, इसलिए क्लोज पड़ेगा एंडेड क्वेश्चन वो पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, उसको सिंथेसाइज करना, डाटा को एनालाइज करना, उसको पुट टुगेदर करना, वो बहुत एक मुश्किल काम होगा। तो लेकिन इन दोनों के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, हम उनको देख के तो फिर हम क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। लेकिन मैं जो फेवर करता हूँ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को करता हूँ आपके लेवल पे, बिकॉज वी कैन डू इट इजीली। आपका जो आगे प्रोसेसिंग का काम है वो इजी हो जाएगा। लेकिन जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं किसी भी किसी भी फिनोमिना के बारे में, तो इसलिए आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्स में जो इश्यूज हैं वो अगर किसी पर्सन को पता हो कि क्या क्या हो सकते हैं तो वही उसको एनालिस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो उसके लिए खाली जगह छोड़ देगा कि जो भी इशू है वो कोई लिख देगा। ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, आपको सारे बैकग्राउंड आपको पता है, आपको डिजीज़ के बारे में उसके मैकेनिज़्म का पता है, उसका स्प्रेड का पता है, आपको पता है कि वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे अगर आपको पता है तो आप इजीली एनालिस्ट कर लेते हैं, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना लेते हैं। लेकिन अगर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन ही बनाते जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है। सो यू बिकॉज यू आर राइटिंग पॉसिबल रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के भी एडवांटेजेस हैं। वो क्या हैं? दे गिव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। ज़ाहिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जेंडर के केस में अगर हमने मेल और फीमेल एनलिस्ट कर दिया बट द जेंडर इज़ नॉट मेल एंड फीमेल, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकती। अ पर्सन वुड आइदर टेक मेल और फीमेल। इसी तरह से एज है, तो उसके पास अगर किसी की एज 30 ईयर एंड 10 मंथ्स है, तो वो भी अगर 30 ईयर ही उसको लिखेगा तो वो 10 मंथ्स वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकती। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि अगर हम एनलिस्ट कर देते हैं कि आपका प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन क्लास थी, इंस्ट्रक्टर का इशू था या टाइमिंग का इशू था, तो अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कोई देना चाह रहा है तो वो हमारे पास जो है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में नहीं आती, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन में ही आती है। Then the persons or the respondent, they would have freedom of expression, they are free to express their emotions, their words, वो उसको exactly जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो समझते हैं उसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चनर में या क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो सकता। It also reduces researcher bias. For example, if I have to enlist the issues इन रिसर्च प्लानिंग कोर्स, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे इस वक्त लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास का आपको इशू होगा, या आपको टीचर का इशू होगा, या आपको टाइमिंग का, क्लास की टाइमिंग का इशू होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ और भी इश्यूज हों जो मैं उनको गैस नहीं कर सक रहा। सो देयर इज़ आ रिसर्चर बायस, जो मैं सोच रहा हूँ वही आपसे पूछ लिया, या मैं जानबूझ के ऐसे बायस दूँ कि मैं कोई इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे यही तीनों ऑप्शन पूछ रहा हूँ। तो इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन देयर वुड बी नो रिसर्चर बायस, क्योंकि आपके पास ओपन यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप जो दिल करे आप उसमें लिख लेंगे। ठीक है।